Good morning. Today is 5th of May 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो आर्टिकल है, मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन गया है जिन्होंने अपना फाइनेंशियल ईयर जो अभी 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है उसको बदल के 1 जनवरी से करने का निर्णय लिया है। तो क्या रिपरकशंस होंगे इस डिसीजन के, क्योंकि 10 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री ने सजेस्ट किया था सभी राज्यों को कि वो अपना फाइनेंशियल ईयर बदल के अब 1 जनवरी से कर दें। तो ये सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। नीचे का जो आर्टिकल है पैलेस्टीन से रिलेटेड आर्टिकल है। पैलेस्टीन देखिए, अभी इसको एक नए अलग से देश का अभी तक इसको दर्जा नहीं प्राप्त है और 2 ग्रुप्स अभी इस पर राज कर रहे हैं। एक है हमास जो कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक है फतेह। तो हमास जो वहाँ की मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने अपना इजराइल के प्रति रुख को थोड़ा नरम किया है। तो वो सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल से। बीच का जो आर्टिकल है पर्टिकुलर स्टेट केरला पर आधारित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट करके डिस्कस करेंगे ये आर्टिकल। नीचे का जो आर्टिकल है इंडिया और टर्की के रिलेशन से रिलेटेड है। टर्की के प्रेसिडेंट मिस्टर अर्दगन अभी इंडिया की विजिट पर आए थे, तो क्या रहा, क्या रिजल्ट रहा उस विजिट का और कैसे इंडिया और टर्की के रिलेशन है, उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल से। यहाँ पे आज फ्राइडे है तो लेफ्ट राइट सेंटर के जो व्यू आते हैं, लेकिन टॉपिक जो है वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप पार्टी के बारे में डिस्कस किया गया है, आम आदमी पार्टी, तो एग्जाम के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं, इसे हम नहीं डिस्कस करेंगे। नीचे जो आर्टिकल है दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। ये जो आर्टिकल है, पेशेंट को मर्जी होनी चाहिए कि वो एडवांस डायरेक्टिव्स देश के डॉक्टर्स को किस प्रकार का इलाज होने चाहिए, तो इससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। यहाँ पे जो आर्टिकल है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या फिर एजेंडा 2030 से रिलेटेड आर्टिकल है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फिनेंशियल ईयर से रिलेटेड आर्टिकल से। ये देखिए 156 देश ऐसे हैं जिनका जो फिनेंशियल ईयर है वो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, जबकि 33 देश ऐसे हैं जिनका फिनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। अभी इंडिया इसी कैटेगरी में आता है, लेकिन अब इंडिया इसे चेंज करने जा रहा है, इंडिया का ऐसा प्लान है। 20 ऐसे देश हैं जिनका जो फिनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और 12 ऐसे देश हैं जिनका फिनेंशियल ईयर 1 अक्टूबर से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए 10 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री ने राय दी थी, अपनी ओपिनियन दी कि जो स्टेट्स हैं वो अपना अपना फिनेंशियल ईयर बदल के 1 अप्रैल की बजाय 1 जनवरी कर दें। और अब मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन गया है और उन्होंने फैसला लिया है कि वो अपना फिनेंशियल ईयर 1 जनवरी से कर देंगे। लेकिन आर्टिकल कहता है कि देखिए जो मध्य प्रदेश ये सब जल्दबाजी में कर रहा है और उनका अगला जो बजट है, अगर मान लीजिए यही प्लान को फॉलो करते हैं, उनका फिनेंशियल ईयर 1 जनवरी से स्टार्ट होता है अगले साल, तो उनको बजट जो पेश करना पड़ेगा दिसंबर या फिर जनवरी में पेश करना पड़ेगा। लेकिन कोई अभी तक जो एक प्रकार से साफ और क्लियर स्टेट ट्रांजिशन प्लान उन्होंने पब्लिक डोमेन में नहीं लाया है। तो ये सब कुछ जो है मध्य प्रदेश द्वारा जल्दबाजी में किया जा रहा है। बस उन्होंने एक बात ये कही है कि यानी इस साल बजट के अनुसार में जो पैसा उनको, देखिए अभी तक तो देखिए 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है ना पैसा, जो फिनेंशियल ईयर है, तो पैसे को 31 मार्च तक यूज होना चाहिए बजट के पैसे को। लेकिन मध्य प्रदेश ने कहा कि अगले साल से हम जो हमारा फिनेंशियल ईयर है वो 1 जनवरी से स्टार्ट करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जो पैसा हमें 31 मार्च तक पहले यूज किया जाना था, अब वो हम 31 दिसंबर तक यूज कर लेंगे ताकि हमारा जो अगला फिनेंशियल ईयर है वो 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाए, ऐसा अभी तक उन्होंने कहा है। अब देखिए पहले भी इस तरह के एग्जाम्पल्स मिले हैं कि जो जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कहती है तो नंबर बनाने के चक्कर में स्टेट्स जो हैं जल्द से जल्द अपने अपने कानून पास कर देते हैं। जैसे इससे पहले भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को एडवाइस दी थी कि आप अपने अपने लेबर लॉज में चेंज कर लीजिए, तो काफ़ी सारे स्टेट्स ने अपने अपने स्टेट के लेबर लॉज में चेंज कर दिया था, लेकिन वो भी एक प्रकार से अभी तक कानून नहीं बनाए गए या फिर बनाए गए हैं तो अच्छे से काम नहीं कर पाए। तो आगे कंटिन्यू क्या है, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी का गठन किया था जिसका नाम है शंकर आचार्य कमेटी। शंकर आचार्य कमेटी को एक प्रकार से ये सब कुछ देखना था, डिजायरेबिलिटी और कितनी फिजिबिलिटी यानी पॉसिबिलिटी है कि फिनेंशियल ईयर को चेंज किया जा सकता है, 1 अप्रैल की बजाय 1 जनवरी किया जा सकता है। तो शंकर आचार्य कमेटी को ये सब कुछ देखना था और लेकिन अभी तक उन्होंने देखिए अपनी जो रिपोर्ट है वो पब्लिक डोमेन में नहीं लाई है और उससे पहले से कुछ स्टेट्स ने ऐसा करना स्टार्ट कर दिया, तो यूनिफॉर्मिटी है वो खराब हो जाएगा। आप सोच के देखिए कितना नुकसान हो जाएगा। अगर मान लीजिए सभी एक साथ नहीं करते हैं तो ऐसा हो जाएगा कि कुछ स्टेट्स ने अपना फिनेंशियल ईयर चेंज कर दिया, कुछ स्टेट्स ने नहीं किया, सेंटर कुछ अलग राह पे चल रहा है। तो ये चीज़ जो है ना इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी नहीं है। जो भी करो आप यूनिफॉर्मिटी के साथ करो, मिलके करो, ऐसे तो कैओस क्रिएट हो जाएगा हमारे देश के अंदर में, इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाएगी। और यूनियन जो बजट था यानी जो केंद्र सरकार है उन्होंने अभी एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया था। पहले जो बजट आता था वो 28 फरवरी के पास आता था, लेकिन इस साल जो बजट आया है वो 1 फरवरी के आसपास आया है, क्योंकि सरकार की इंटेंशन ये थी कि जो पैसा मिल जाए यानी 1 अप्रैल स्टार्ट होते ही पैसा सरकार के पास हो स्कीम्स पर खर्चा करने के लिए। इसीलिए सरकार ने अपना जो बजट था वो 30 दिन के आसपास ऑलमोस्ट पहले प्रीपोन कर दिया था। और अभी मान लीजिए इसी लॉजिक को अपनाया जाए तो अगर फिनेंशियल ईयर 1 जनवरी से स्टार्ट होता है तो फिर बजट को पेश करना पड़ेगा नवंबर के आसपास, ताकि पैसा अवेलेबल रहे 1 जनवरी से ही, अगर फिनेंशियल ईयर को चेंज किया जाता है 1 जनवरी से।
लेकिन देखिए आपके दिमाग में यह आया होगा कि आखिरकार फायदे क्या होंगे अगर मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, तो क्या इसका फायदा होगा। देखिए फायदे तो काफ़ी सारे होंगे, जैसे हमने अभी इस पिक्चर में देखा था कि 156 कंट्रीज़ का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है। तो हमारी कंट्री जो है अलाइन हो जाएगी इन कंट्रीज़ के साथ में भी, तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगी। और दूसरा देखिए जब भी देखिए बजट पास करना होता है तो उनको कम से कम देखिए मानसून को जरूर टेक्स्ट में लेना चाहिए। कई अब देखिए अगर मान लीजिए 1 जनवरी से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा तो खरीफ के बारे में हमें पता होगा, यानी गर्मियों में हमें पता होगा कि कितनी बारिश हुई है, क्या जो पैदावार है इस बार अच्छी है गलत है। इवन रबी सीजन की जो सोइंग है, कितना हमने बीज बोया है, उसका एस्टिमेट भी हमारे पास में होगा। तो बजट उसी के अकॉर्डिंग हम पास कर सकेंगे, तो ये एडवांटेज रहेगा। और हमारी जो इकोनॉमी है दूसरी कंट्रीज के साथ अलाइन हो जाएगी, ये भी एडवांटेज रहेगा। वे फॉरवर्ड में यही आता है कि देखिए जो भी कीजिए आप देख के कीजिए और एक साथ कीजिए, ऐसे नहीं कि कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है। और अभी पहले से ही जीएसटी आने वाला है, तो जीएसटी में भी काफ़ी कंफ्यूजन है इंडस्ट्रीज़ को, किस प्रकार से अब जीएसटी शेप लेगा। और ज़्यादा कंफ्यूजन बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले तो इस पूरी रिपोर्ट पे शंकर आचार्य की रिपोर्ट, जो ये कमेटी गठित की थी केंद्र सरकार ने इस चीज़ को लेके में, उसकी रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। और फिर मिलके, यह अच्छी बात है कि आप कॉलोनियल इरा के कन्वेंशन है उसको खत्म करने जा रहे हो और एडमिनिस्ट्रेशन को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने की दिशा में अपने जो कदम है वो बढ़ा रहे हो। लेकिन ये कदम जो होने चाहिए वो एक साथ बढ़ने चाहिए, आगे पीछे नहीं होने चाहिए। ये पूरा आर्टिकल था। अगला जो आर्टिकल है देखिए इजराइल से रिलेटेड है, इजराइल इवन पैलेस्टीन से रिलेटेड है। ये देखिए ये इजराइल है, ये मैप, यहाँ पे सारे आपको आसपास के जो देश हैं वो पता होने चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रीजन है। बार बार यूपीएससी द्वारा इस पूरे मैप में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे ये मेडिटेरियन सी है तो यूपीएससी ने यूँ पूछ लिया था इनमें से कौन सा देश है जो मेडिटेरियन सी को फेस नहीं करता, तो ये जॉर्डन है ना, जॉर्डन फेस नहीं करता। 4 ऑप्शन यूपीएससी ने दे रखे थे, एक इजराइल ऑप्शन था, एक सीरिया था, एक इजिप्ट था। तो ऐसे जो सही आंसर था वो था जॉर्डन, क्योंकि जॉर्डन यहाँ पे पड़ जाता है, मेडिटेरियन सी को फेस नहीं करता। यहाँ पे देखिए अगर पैलेस्टीन की अगर बात करें तो पैलेस्टीन को अभी अलग से देश का दर्जा नहीं प्राप्त है। पैलेस्टीन अभी 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। मतलब अगर कोई पूछे कि कौन रूल अभी पैलेस्टीन को कर रहा है, तो 2 ग्रुप्स हैं वहाँ पे जो रूलिंग जिनकी हो रही है पैलेस्टीन के अंदर में, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो ये लाइट एरियाज है ये इजराइल है और जो ये डार्क एरिया है ये पैलेस्टीन है। और एक बात आपको यहाँ ध्यान में रखनी होगी कि जो ये एरिया है ये है गाजा पट्टी। गाजा पट्टी हमास के द्वारा रूल किया जाता है, हमास जो कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और जो ये एरिया है वेस्ट बैंक इसे कहते हैं, और ये यहाँ पे फतेह रूल करता है। तो थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं हमास और फतेह के बीच में। दोनों पैलेस्टीन है, ये भी पैलेस्टीन है, ये भी पैलेस्टीन है, बचा हुआ इजराइल है। लेकिन पैलेस्टीन का जो ये पार्ट है गाजा पट्टी, ये हमास के द्वारा रूल किया जाता है, और जो ये पार्ट है वेस्ट बैंक, ये रूल किया जाता है फतेह के द्वारा में। डिफरेंस क्या है ये देखिए, जो हमास हैं जो गाजा पट्टी को रूल कर रहे हैं वो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट हैं, थोड़े मिलिटेंट्स हैं वो, और ईरान और सीरिया के द्वारा उनको सपोर्ट मिलता है, और वो अभी तक इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करते। वो पूरे गाजा पट्टी पे उनका कंट्रोल है। जो वेस्ट बैंक है फतेह, ये सेकुलर मॉडरेट्स हैं, और यूएस, ईयू और जो बाकी बचे हुए अरब स्टेट्स हैं वो इनको सपोर्ट करते हैं। ये शांति चाहते हैं इजराइल के साथ, इजराइल को रिकॉग्नाइज करते हैं, और वेस्ट बैंक की तरफ इनका ज़्यादा डोमिनेंस है। ये देख लीजिए, दोबारा से आपको बता देता हूँ, भूलना मत, ये वेस्ट बैंक है और यहाँ पे फतेह है, ये गाजा पट्टी है, यहाँ पे हमास है। हमास कहाँ से आया देखिए, 1987 से ये स्टार्ट हुआ था। इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप बनाया गया था पैलेस्टीन को लिबरेट करने के लिए इजराइल से। किसकी सहायता से? जिहाद की सहायता से। और उसके बाद में देखिए सुसाइड बॉम्बिंग, हथियार, ये सब ये काम करते हैं। अब क्या हुआ है देखिए, हमास जो है उनका रुख जो है इजराइल के प्रति वो अभी टोन डाउन हुआ है। उन्होंने थोड़ा बहुत नरम रुख अख्तियार करना स्टार्ट कर दिया है इजराइल के प्रति में। पहले उनका रुख क्या रहता था, पहले वो कहते थे कि पैलेस्टीन का एक एक इंच पे, यानी पूरी जो ये धरती है, इवन इजराइल पैलेस्टीन ये सब कुछ, यहाँ पे वो अल्लाह का बैनर लहराएंगे। इस तरह का उनका डॉक्यूमेंट था। ये देखिए यहाँ पे, रेजिंग द बैनर ऑफ अल्लाह। और दूसरा बाद में कहते थे इजराइल को एक प्रकार से जड़ से ख़त्म कर देंगे, यानी जूस को यहाँ से भगा देंगे। इस प्रकार का उनका डॉक्यूमेंट था पहले। और वो पहले कहते थे जो इनकी लड़ाई है वो जूस लोगों के खिलाफ में है। लेकिन नए डॉक्यूमेंट में वो क्या कहते हैं, नए डॉक्यूमेंट में वो कहते हैं कि देखिए वो उनकी जो लड़ाई है वो जूस लोगों के खिलाफ में नहीं है, उनकी लड़ाई जो है वो जियोनिस्ट के खिलाफ में है। तो ये जियोनिस्ट कौन है? देखिए
पहले शुरू शुरू में इजराइल के लोग यहाँ पे रहते थे, लेकिन रोमन एम्पायर ने जूस को यहाँ से भगा दिया था पैलेस्टीन की धरती से। बाद में फिर से जब सेकंड वर्ल्ड वार या फिर इवन उससे पहले इजराइल पर अत्याचार स्टार्ट हुए थे, जर्मनी में काफ़ी अत्याचार हुए थे, तो वो इस पैलेस्टीन की धरती पर आना स्टार्ट हो गए थे। तो और उनकी एक मूवमेंट थी, ये मूवमेंट ये थी कि जूस के लिए अलग से देश, उस मूवमेंट को जियोनिस्ट मूवमेंट कहते थे, जियोनिज्म कहते थे। तो अब पैलेस्टीन की जो ये हमास ग्रुप है वो कहता है कि उनकी जो लड़ाई है वो जूइश लोगों के खिलाफ में नहीं है, उनकी लड़ाई जियोनिज्म के खिलाफ में है, जो जूस के लिए अलग से देश की मांग करते हैं इस धरती पर, जो कि धरती पैलेस्टीन की है इनके अकॉर्डिंग, हमास के अकॉर्डिंग। तो हमास देखिए एक प्रकार से उन्होंने कहा कि हम दूसरे देशों के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम सिर्फ पैलेस्टीन राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, अब उन्होंने ऐसा कहा है। और उन्होंने एक और जो इंपॉर्टेंट बात कही है वो ये कही है कि वो पैलेस्टीन का फॉर्मेशन करेंगे 1967 के बॉर्डर्स के हिसाब से। तो ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर वो ये बात कर रहे हैं कि 1967 के बॉर्डर के हिसाब से वो पैलेस्टीन का निर्माण करेंगे, तो इसका मतलब तो ये है वो साफ साफ एक प्रकार से इजराइल को एक्नॉलेज कर रहे हैं, इजराइल की एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 1967 तक तो इजराइल वहां पे आ गया था ना, इसका मतलब साफ साफ ये है कि वो इजराइल की एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज कर रहे हैं। लेकिन एक बात में आप कंफ्यूज मत होइएगा, इजराइल को अभी तक वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन इजराइल की एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज कर रहे हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं। और देखिए बाद में कहते हैं कि अभी वो इस तरह का निर्णय तो उन्होंने नहीं लिया कि वो इजराइल को रिकॉग्नाइज करें या फिर अपने जो हथियार हैं उसको छोड़ दें और शांति की तरफ आएँ, क्योंकि ऐसा करने पर जो उनके ग्रुप हैं उनमें काफ़ी तरह की एक प्रकार से रिसेंटमेंट आ जाएगी, नाराजगी आ जाएगी। तो ये चीज़ तो देखिए ये कहते हैं धीरे धीरे आएगी, लेकिन जो ये संकेत दिए हैं वो साफ है कि वो कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं। और इससे जो हमास और फतेह, यानी हमास रूल कर रहा है गाजा पट्टी में, फतेह रूल करता है वेस्ट बैंक में, दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं वो नैरो डाउन हो जाएंगे। और ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। और अब आर्टिकल कहता है कि देखिए दूसरी जो पार्टीज़ हैं उनको भी रिस्पॉन्ड करना चाहिए कि हमास ने जो ये कदम उठाया है वो भी अब आगे कदम उठाएं और इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो चला आ रहा इशू है उसको रिजोल्व करें। अगला जो आर्टिकल है केरला से रिलेटेड आर्टिकल है। देखिए केरला में अभी रिसेंटली 60वीं वर्षगांठ मनाई गई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की। काफ़ी सारी चीज़ें आयोजित हुई इस मौके पर, फोटो एग्जीबिशन हुए, स्पीचेस आयोजित हुई और इवन जो सेरेमनी भी एक सेरेमनी का आयोजन हुआ जिसको गवर्नर ने एक प्रकार से प्रेजाइड किया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं केरला के बारे में, काफ़ी कुछ तो पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस किया गया है इस आर्टिकल में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट है हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए ये कहते हैं 1957 में केरला का एग्रेरियन रिलेशंस बिल पास किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बिल था। 3 मेन एस्पेक्ट्स थे इस बिल के। सबसे पहला मेन एस्पेक्ट ये था कि कोई भी फैमिली एक लिमिट के बाद में ज़्यादा धरती को यानी ज़मीन के मालिकाना हक नहीं हो सकता। कहने का मतलब था कि कोई एक फैमिली एक लेवल के बाद में ज़मीन अपने पास में नहीं रख सकती। ये पॉइंट था एक तो जो उन्होंने पास किया था केरला का एग्रेरियन रिलेशंस बिल। और कौन से 2 पॉइंट्स थे? पहला पॉइंट तो ये हो गया फैमिली से रिलेटेड कि एक लेवल के बाद में ज़्यादा ज़मीन नहीं रख सकते। दूसरा पॉइंट ये था जो टीनेंट्स हैं यानी जो रेंट पे खेती करते हैं वो टीनेंट्स, उनको एक प्रकार से लीस्ट पे जो लैंड मिलता था वो एक प्रकार से लीगल हो गया था। दूसरा ये पॉइंट था। तीसरा ये पॉइंट था कि जो एग्रीकल्चर लेबर्स होते हैं यानी खेतों में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं उनको भी ओनरशिप राइट्स मिलेंगे। तीसरा ये पॉइंट्स था। तो देखिए ये कहते हैं कि जो तीनों पॉइंट्स हैं, ये जो बिल था अपने आप में बहुत ज़्यादा रेडिकल ये बिल था और इससे पहले इस तरह का बिल कहीं भी नहीं पास किया गया था। और इसके अलावा क्योंकि देखिए बिल के ना सिर्फ ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट था बल्कि सोशली जो इसका बेनिफिट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, क्योंकि केरला के अंदर में जो ज़मीन थी वो सिर्फ अपर कास्ट के पास में थी। तो इस प्रकार का जो बिल पास किया गया था उससे एक प्रकार से जो सोशल हायरार्की थी उसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन लाया गया था, इवनली डिस्ट्रीब्यूशन लाया गया था केरला के द्वारा में। और यानी ऐसा भी कहा जाता है कि बिना एक खून की बूंद के काफ़ी सारे जो है सोशल रिफॉर्म्स लेके आए केरला इस बिल से। और इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस क्या हुए इस बिल से? देखिए इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस की बात करें तो हमें इसके साथ साथ ये भी डिस्कस करना पड़ेगा कि उस टाइम पे गल्फ में बूम आ गया था, यानी जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ है जैसे सऊदी अरेबिया या फिर यूएई, यहाँ पे बहुत सारे केरला के यूथ गए थे काम करने के लिए। तो गल्फ के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे बूम आ गया था, इससे बहुत सारे यूथ माइग्रेट हो गए थे केरला से लेके जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं वहाँ पे। तो इसका एक नुकसान ये हुआ कि ये बिल तो पास हो गया था लेकिन उस पर खेती करने के लिए जो लेबर है उसकी काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी, क्योंकि जो यूथ जिनको खेती करनी चाहिए थी वो तो चले गए थे मिडिल ईस्ट में, तो खेती करने के लिए लेबर काफ़ी कम हो गई थी यहाँ पे। तो इसलिए जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ केरला का। और इवन यूँ कहें कि जो लैंड है यानी खेती योग्य जो लैंड था वो परमानेंटली एलिनेट हो गया, यानी काफ़ी नुकसान पहुँचा उस ज़मीन पर जो खेती करने लायक थी।
तो इससे देखिए इसका इफेक्ट ये हुआ कि जो फूड सिक्योरिटी है केरला की वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। फूड के लिए केरला था वो आने वाले समय में जो बाकी वर्ल्ड पर निर्भर हो गया खाने के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए। और इवन केरला को बाद में रियलाइज भी हो गया था कि जो लैंड रिफॉर्म बिल्स है वो एक प्रकार से हिंड्रेंस है प्रोग्रेस के लिए, फिर भी उन्होंने कुछ चेंज नहीं किया इसके लिए। और इवन बार बार केरला जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे ही आरोप लगाता रहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट है अब स्टेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रॉपर जो फूड ग्रेन्स है वो नहीं ट्रांसफर कर रही है, जबकि उन्होंने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया कि वो फूड सिक्योरिटी लेके आए केरला के अंदर में। बार बार वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही दोष करते रहे। और जो इनकी पॉलिसी है, इवन कम्युनिस्ट गवर्नमेंट भी सत्ता में रही केरला के अंदर में, उनकी जो पॉलिसी है वो अलग रही। इवन सोवियत यूनियन के दौरान में जब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, उनकी भी पॉलिसी ये थी कि सेल्फ डिपेंडेंट हो खाने को लेके, लेकिन केरला ने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी लेकिन कभी भी उन्होंने इस प्रकार की कोशिश नहीं करी कि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो खाने को लेके। और इवन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी थी ग्रीन रेवोल्यूशन, उसको भी इग्नोर कर दिया केरला ने। उसका नतीजा यही रहा कि केरला जो खाने के लिए है बाकी वर्ल्ड पर निर्भर हो गया। वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड में और भी 2-3 चीज़ें हैं। देखिए ये कहते हैं सोशल ग्रुप्स की बात करें तो काफ़ी कुछ तरक्की करी है केरला ने, लेकिन जेंडर का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जहां पे बहुत ज़्यादा सफलता नहीं अर्जित करी केरला ने। पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो जो हायरार्की में सबसे ऊपर जो लीडर्स हैं उनमें काफ़ी कम वुमन है, और इसीलिए जो एक है पेंगाल ओट्रुमई एक प्रकार से ट्रेड यूनियन है, सिर्फ वुमेन्स प्लांटेशन वर्कर्स हैं उनकी ट्रेड यूनियन है, वो भी हाल फिलहाल में इस्टाब्लिश हुई थी। और तो इस तरह की वुमेन स्पेसिफिक ट्रेड यूनियंस का एक प्रकार से गठन होना वो यही बात रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस पूरे एक प्रकार से पॉलिटिकल हायरार्की में जो है वो मेल डोमिनेटेड हो गई है और फीमेल को एक प्रकार से हाशिए पे धकेल दिया गया है इस पूरे पॉलिटिकल हायरार्की में। और बाद में कहते हैं कि देखिए जो फ्यूचर है केरला का वो एक प्रकार से अनिश्चित है, अनसर्टेन है। जो लोग हैं काफ़ी मेहनती हैं और काफ़ी एम्बिशियस हैं, और लेकिन अभी तक वो अपना पोटेंशियल जो है वो रीच नहीं कर पाए हैं। तो ये पूरा आर्टिकल था। अगला जो आर्टिकल है देखिए इंडिया और टर्की के रिलेशन से रिलेटेड है। टर्की के प्रेसिडेंट मिस्टर अर्दगन हमारी देश की विजिट पे आए, और कंटेक्स्ट क्या है देखिए, हाल फिलहाल में 16 अप्रैल को एक रेफरेंडम आयोजित हुआ था वहाँ पर टर्की के अंदर में, जिसमें काफ़ी सारी पावर्स को सेंट्रलाइज कर दिया था टर्की के प्रेसिडेंट अर्दगन ने, यानी अपने पास में काफ़ी सारी पावर्स उन्होंने रख ली थी इस रेफरेंडम के कंसिक्वेंस से। और देखिए पहले जब थे मुस्तफ़ा जब थे तो काफ़ी सालों तक जो टर्की था एक सेकुलर कंट्री था, लेकिन हाल फिलहाल में जो टर्की है काफ़ी इस्लाम ओरिएंटेड हो गया है, काफ़ी कंजर्वेटिव अप्रोच अभी गवर्नमेंट की है, और अभी जो है वो एक पर्टिकुलर इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ में बढ़ रहा है जो टर्की है। इससे बाकी कई सारे देश ऐसे हैं जैसे यूरोप के, वो एक प्रकार से टर्की को अलग थलग रखना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। और टर्की के जो रिलेशंस हैं इस कारण से, क्योंकि उनकी जो फोकस है वो इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी के तरफ काफ़ी ज़्यादा है, तो यूरोप के काफ़ी सारे देशों के उनके साथ जो संबंध है वो अच्छे नहीं है अभी। तो इसी कंटेक्स्ट में ये विजिट हुई कि जो टर्की है वो बाकी सारे देशों जैसे इंडिया के साथ में भी अपना जो व्यापार या ट्रेड के मुद्दे पे अपने संबंध बढ़ाना चाहता है। लेकिन जो विजिट की शुरुआत हुई वो एक प्रकार से अच्छे टर्म्स पे नहीं हुई। भारत आने से पहले टर्की ने एक इंटरव्यू दिया, यानी वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जो कश्मीर के मुद्दे को मल्टीलेटरल डायलॉग से सोल्व करना चाहिए। अब ये देखिए ये जो चीज़ है वो इंडिया के हितों के खिलाफ में है, क्योंकि इंडिया बार बार कहता है कि जो कश्मीर का इशू है वो टेररिज्म का इशू है, और पाकिस्तान बार बार एक प्रकार से टेररिज्म फैलाने की कोशिश करता है, बायलैटरल ये इशू है। तो ये देखिए कश्मीर के मुद्दों पे उनका जो स्टैंड था वो इंडिया के हितों के खिलाफ में है, और इंडिया सिर्फ इसे टेररिज्म का इशू मानता है। आगे क्या है, टेररिज्म के मुद्दे पे देखिए उन्होंने सिर्फ नक्सलिज्म की बात करी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को उन्होंने अपनी स्पीच में कुछ भी जिक्र नहीं किया। और इवन न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की बात करें तो उन्होंने यही कहा कि देखिए न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में वो इंडिया की एंट्री चाहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो पाकिस्तान की एंट्री भी चाहते हैं। अब देखिए इंडिया और पाकिस्तान को आप एक साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड न्यूक्लियर के हिसाब से काफ़ी अच्छा रहा है, तो ये चीज़ भी एक प्रकार से इंडिया के खिलाफ में जाती है। आगे क्या है, आगे देखिए परमानेंट सीट के मुद्दे पे उन्होंने समर्थन किया इंडिया का, लेकिन कंडीशंस के साथ में उन्होंने कहा कि देखिए वाइड स्प्रेड जो रिफॉर्म्स है वो आने चाहिए, और अगर वो आते हैं तो वो इंडिया का समर्थन करेंगे। तो कंडीशनल एक प्रकार से उन्होंने इंडिया का सपोर्ट किया। लेकिन विडंबना ये है कि देखिए अभी G4 एक ग्रुप है, G4 ग्रुप में 4 कंट्री शामिल है, जर्मनी है, जापान है, ब्राज़ील है, इंडिया है। ये यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट की मांग कर रहे हैं 4 कंट्री G4। इनके विरोध में एक और ग्रुप है कॉफी क्लब या फिर यूनाइटेड फॉर कंसेंसस क्लब जो है। अब इस यूनाइटेड फॉर कंसेंसस जो क्लब है इसमें वो सारे देश जो आते हैं जो इन G4 कंट्रीज यानी 4 देशों को परमानेंट सीट नहीं मिलनी चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में, उसका विरोध कर रहे हैं, और टर्की भी उसका एक पार्ट है।
तो एक तरफ तो देखिए टर्की जो है डबल टाक कर रहा है, यानी दो मुंहा बात कर रहा है। एक तरफ तो वो इंडिया का विरोध कर रहा है और यहाँ विजिट पे वो इंडिया का सपोर्ट कर रहा है, तो काइंड ऑफ ये भी इंडिया के खिलाफ में जाता है। ट्रेड के मुद्दे पे बात करें तो देखिए उनका जो फोकस था इकोनॉमिक टाइज पर काफ़ी ज़्यादा रहा, और इंडिया और टर्की ने डिसाइड किया कि वो 2020 तक जो अभी व्यापार है वो $6.4 बिलियन तक है, उसको 2020 तक $10 बिलियन तक कर देंगे। और जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी या फिर टूरिज्म। कनेक्टिविटी बढ़ाने को लेकर भी बात हुई, क्योंकि कंटेक्स्ट ये है कि देखिए वही जो हमने शुरू में डिस्कस किया था, यूरोप के साथ में उनके जब टर्की के रिलेशन ज़्यादा अच्छे नहीं है, तो इसलिए टर्की भी ज़्यादा से ज़्यादा देशों के साथ में अपने व्यापार संबंधों को बढ़ाना चाहता है। तो इंडिया ने कैसे मैनेज किया, तो आर्टिकल कहता है कि देखिए विजिट जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगी, ऐसा अंदेशा तो पहले से था, लेकिन इंडिया ने कैसे इस विजिट को मैनेज किया वो इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल कहता है कि इंडिया ने काफ़ी अच्छे से इस विजिट को मैनेज किया, और ठीक अर्दगन की विजिट से पहले साइप्रस के जो प्रेसिडेंट है निकोस, वो भी इंडिया की विजिट पे आए। ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस करी थी कि साइप्रस और टर्की के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, तो काइंड ऑफ टर्की के प्रेसिडेंट से पहले ठीक साइप्रस के प्रेसिडेंट का आना, एक तरह से हम संकेत दे रहे हैं टर्की को कि देखिए अगर आपका स्टैंड इस प्रकार से इंडिया के खिलाफ में रहेगा तो हम भी, हमारे पास में भी ऑप्शंस की कमी नहीं है। साइप्रस और टर्की के बीच में ये लड़ाई है कि साइप्रस एक आइलैंड कंट्री है मेडिटेरियन सी के अंदर में, और जो नॉर्दर्न साइप्रस है वहाँ पर टर्की ने कब्जा करके रखा है। इवन इसके अलावा एक और जो कंट्री है आर्मेनिया, यहाँ पे भी हमने हमारे उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी को भेज दिया ठीक मिस्टर अर्दगन की विजिट से पहले। आर्मेनिया भी बार बार टर्की पे आरोप लगाता है कि उन्होंने मास्कर किया, यानी 1.5 मिलियन यानी 15 लाख आर्मेनियंस की हत्या कर दी टर्की ने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान में। तो इंडिया ने दो संकेत दिए, दोनों विजिट एक प्रकार से संकेत दे रही है टर्की को, अगर आप इस प्रकार से आपका जो स्टैंड है वो इंडिया के खिलाफ में रहेगा तो इंडिया के पास में भी ऑप्शंस की कमी नहीं है, हम भी एक प्रकार से उसी तरह से जवाब देंगे। तो ये पूरा आर्टिकल था। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ में, ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए जो आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड, इसका सेक्शन 46 कहता है कि डेथ क्या होता है। इनके हिसाब से तो वो तो सिर्फ इतना जिक्र करते हैं कि डेथ का मतलब है डेथ ऑफ द ह्यूमन बीइंग, इसके अलावा कुछ नहीं लिखते ये सेक्शन 46 में जो आईपीसी है। लेकिन दूसरी चीज, दूसरा डॉक्यूमेंट है, दूसरा एक्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969। इनके हिसाब से जो डेथ है वो ये है जब दिमाग काम करना बंद कर दे तो इसका मतलब है व्यक्ति की डेथ हो गई। एक और भी तीसरा एक्ट है, तीसरा एक्ट क्या है, ये है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट 1994। इनके हिसाब से कोई भी व्यक्ति तब जाके अपने जो ऑर्गन्स हैं उनको डोनेट कर सकता है अगर मान लीजिए एक सेकंड यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, एक सेकंड जो ये है ना रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969, ये सिर्फ जब हार्ट बीट रुकती है यानी जो हृदय है वो काम करना बंद कर दे तब जाके डेथ मानता है, अगर दिमाग काम करना बंद कर दे तो उसे डेथ नहीं मानता। जबकि नीचे वाला जो एक्ट है ना वो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट 1994, ये कहता है कि जब दिमाग काम करना बंद कर दे तब वो व्यक्ति अपने ऑर्गन्स को डोनेट कर सकता है। समझ गए? तो दोबारा से बता देता हूं, यहाँ पे आईपीसी का जो सेक्शन 46 है वो तो ये कहता है जब डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग हो तब डेथ हो जाती है, इसके अलावा कुछ नहीं कहता। जो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 है वो ये कहता है कि जब हृदय यानी हार्ट बीट रुक जाए तब जाके व्यक्ति की डेथ हो जाती है। और तीसरा जो एक्ट है वो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट 1994, ये कहता है कि देखिए जब दिमाग काम करना बंद कर दे तो वो व्यक्ति अपने ऑर्गन्स को डोनेट कर सकता है तो आर्टिकल कहता है कि देखिए डेथ जैसे सीरियस मुद्दे पर अलग अलग एक्ट जो है वो अलग अलग चीजें कह रहे हैं, तो ये तो एक प्रकार से ह्यूमन लाइफ की डिग्निटी को हर्ट करता है। तो ये कहता है कि देखिए इस चीज पर एक प्रॉपर गाइडलाइंस होना काफी आवश्यक है, क्योंकि ये कहते हैं उस चीज का कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए कोई बंदा है जिसका अभी दिमाग काम करना बंद कर गया है, यानी अब सबको पता है कि वो एक प्रकार से अभी होश में नहीं आएंगे, अभी जो दिमाग है वो वेजिटेटिव स्टेट में है और पता है कि कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो जाएगी, फिर भी डॉक्टर्स उनको वेंटिलेटर पर रखते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर उनको एक प्रकार से वेंटिलेटर पर नहीं रखेंगे तो ये गैर कानूनी हो जाएगा एक्ट के अकॉर्डिंग में। कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग में? इस एक्ट के अकॉर्डिंग में, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ डेथ एक्ट 1969 के अकॉर्डिंग में जब तक हार्ट बीट चल रही है वो व्यक्ति जीवित है, इसलिए डॉक्टर्स को उस व्यक्ति को वेंटिलेटर पर रखना होगा। अगर डॉक्टर्स उनको वेंटिलेटर पर नहीं रखते हैं तो डॉक्टर्स पर इल्जाम आ जाएगा कि उन्होंने जानबूझ के उस व्यक्ति को डेथ की ओर धकेल दिया। तो आर्टिकल यही कह रहा है कि देखिए कोई क्लैरिटी नहीं है डेथ को लेकर, आखिरकार डेथ होती क्या है, मृत्यु होती क्या है। तो इसी बात को लेकर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, वो सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने कहा कि देखिए व्यक्ति के पास में पूरा अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी एडवांस केयर को डिसाइड कर सकें, वो ये चीज़ डिसाइड कर सकें कि उन्हें किस प्रकार का इलाज चाहिए। अगर वो ये डिसाइड नहीं कर सकते तो इससे ना सिर्फ उनकी फिजिकल डिग्निटी हर्ट होती है बल्कि उनकी पर्सनल डिग्निटी है वो भी हर्ट होती है। तो उनको
ये कहते हैं कि उनको अपने एक प्रकार से इस तरह का अधिकार होना चाहिए कि किस प्रकार की ट्रीटमेंट उनको मिलनी चाहिए और किस प्रकार से उनको इलाज उनका चलना चाहिए। इस बारे में एक बिल था जिसका नाम है सॉरी जिसका नाम है मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ टर्मिनली इल पेशेंट्स। ये जो बिल है अभी एक प्रकार से देखिए पब्लिक डोमेन में है और पार्लियामेंट में अभी तक इसे पास नहीं किया गया है। और लेकिन ये बिल जो है वो सिर्फ आर्टिकल नंबर 21 पे है और यानी उस यूथनेशिया पे है और पूर्णतः आर्टिकल नंबर 21 पे ये नहीं है। तो आर्टिकल नंबर 21 पे भी एक बिल आना चाहिए जिसमें व्यक्ति को अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी एक प्रकार से डिसाइड कर सके कि किस प्रकार से उनका इलाज होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अब आर्टिकल कहता है कि देखिए बार बार इस चीज़ में कन्फ्यूजन कर दिया जाता है। यानी कन्फ्यूजन क्या हो जाता है, जब भी किसी व्यक्ति को किसी रोगी को हम एक प्रकार से राइट्स देते हैं कि वो अपना डिसाइड कर सके कि किस प्रकार का इलाज उन्हें चाहिए या फिर उन्हें इलाज चाहिए भी या नहीं चाहिए। आर्टिकल कहता है कि देखिए इस चीज़ को आप यूथनेशिया से मत कंफ्यूज कीजिए। यूथनेशिया तो यही है कि आप इसका मतलब ये है कि यूथनेशिया के मतलब में राइट टू सुसाइड होना चाहिए, लेकिन कोई व्यक्ति डिसाइड कर रहा है अपने इलाज के बारे में, वो यूथनेशिया नहीं है। अगर मान लीजिए कोई ये कहता है कि जब तक कोई व्यक्ति होश में है तो कब तक उसको पता है कि मैं मरने वाला हूं, तो उसके पास में पूरे अधिकार होने चाहिए। तो काइंड ऑफ देखिए काफ़ी कंफ्यूज्ड है ये मतलब आर्टिकल। एक तरफ तो ये कहते हैं कि यूथनेशिया से कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से डिसाइड कर रहा है कि उसे ट्रीटमेंट नहीं चाहिए और फिर उससे उसकी मौत हो रही है तो इनडायरेक्टली वो यूथनेशिया ही तो हो गया। तो कैसे मतलब ये आर्टिकल एक प्रकार से तो कह तो यूं रहा है कि यूथनेशिया से आप कंपेयर मत कीजिए, लेकिन कंपेयर तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा ना। तो बस है तो यही आर्टिकल, और कुछ ज़्यादा कह नहीं रहा है। एक तो ये कह रहा है कि डेथ पे क्लैरिटी होनी चाहिए और दूसरा यही है कि जो पेशेंट्स हैं उनके पास में राइट्स होने चाहिए कि वो डिसाइड कर सकें अपने बारे में कि किस प्रकार का इलाज उन्हें चाहिए। आगे क्या है, आगे क्या देखिए ये है 2030 एजेंडा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में है। एसडीजी गोल्स आए और काफ़ी कुछ बातें हुई इसके बारे में, एसडीजी गोल्स के बारे में, और इन्हें पास किया गया था एसडीजी गोल्स को 25 सितंबर 2015 में। और हर 25 जुलाई को यानी जुलाई के महीने में हर साल एक चर्चा होती है कि जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने कितनी प्रोग्रेस करी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेके। और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये गोल्स हैं, काफ़ी एम्बिशियस ये गोल्स हैं। अगर इन गोल्स को रिलीजियसली फॉलो किया जाएगा तो सोशल इकोनॉमिक कंसर्न्स जो है उनको एड्रेस हो जाएंगे और डेवलपमेंट है वो इंक्लूसिव हो जाएगी। और देखिए हर साल जुलाई में एक प्रकार से चर्चा होती है, रिव्यू होता है कि डिफरेंट कंट्रीज़ ने किस प्रकार से प्रोग्रेस की है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेके। और फोकस रहता है वॉलंटरी नेशनल रिव्यूज़ को, क्योंकि देखिए चर्चा किन मुद्दों पर होगी, जब बाकी देश जो है अपने देश के अंदर में वॉलंटरी नेशनल रिव्यू करेंगे तो उन्हीं चीज़ों को तो डिस्कस कर सकेंगे बाद में वर्ल्ड लेवल पे। तो वॉलंटरी नेशनल रिव्यूज़ का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि बेस हैं जुलाई में जो चर्चा होती है हर साल यूएन में इस रिव्यू को लेके। तो अब बात यूँ आती है कि देखिए यूएन की वेबसाइट क्या कहती है वॉलंटरी नेशनल रिव्यू को लेके में। ये कहते हैं कि देखिए वॉलंटरी नेशनल रिव्यू वो रिव्यू होते हैं जब कोई देश उन सभी चीज़ों को शेयर करता है कि जो उन्होंने प्रोग्राम्स लाए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेके, उन्होंने क्या सक्सेस करी, क्या चैलेंज फेस किए, क्या लेसन्स लर्न किए, ताकि बाकी कंट्रीज़ भी इससे सीख सकें और 2030 का जो एजेंडा है वो सफल हो सकें। 2016 के अंदर में 22 कंट्रीज़ ने इस प्रकार का रिव्यू, एक प्रकार से जो वॉलंटरी नेशनल रिव्यू है वो पेश किया वर्ल्ड लेवल पे। और इस साल 44 देश हैं इंक्लूडिंग इंडिया के साथ साथ 44 ऐसे देश हैं जो वॉलंटरी नेशनल रिव्यू सौंपेंगे। और इस बार जो थीम है वो ये है कि जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है उसको किस प्रकार से ख़त्म किया जाए, जो गरीबी है, भुखमरी है, उसको ख़त्म किया जाए, यानी हेल्थ जो स्टेटस है, हेल्थ इंडिकेटर्स का इंप्रूवमेंट हो, जेंडर में इक्वलिटी आए, और सस्टेनेबल जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसमें भी इंक्लूसिविटी आए, और जो ओशियंस है उसका भी जो यूज़ है वो एक प्रकार से इंक्लूसिव हो। तो ये थीम है इस बार की। इस पे अब सभी देशों को अपना, ये 44 देश अपना जो वॉलंटरी नेशनल रिव्यू है वो सौंपेंगे। तो इंडिया में कौन करता है वॉलंटरी नेशनल रिव्यू? इंडिया में करता है देखिए नीति आयोग, और इसका साथ देता है रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, जो कि एक थिंक टैंक है, अटैच्ड है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम्स इंप्लीमेंटेशन। अब सिविल सोसाइटी कंफ्यूज्ड है कि क्या उनको वॉलंटरी नेशनल रिपोर्ट जो इंडिया वॉलंटरी रिव्यू करेगा एसडीजी गोल्स को लेकर, क्या सिविल सोसाइटी की बात उसमें सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी। तो बात तो यही है कि देखिए जो थीम्स जो है वो काफ़ी डाइवर्स है इस बारी, और स्टेट जो है यानी हमारी जो देश है वो काफ़ी सारे चीज़ों को एक प्रकार से वॉलंटरी नेशनल रिव्यू में शामिल करेगा, ऐसा संकेत गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। जैसे स्वच्छ भारत अभियान, फिनेंशियल इंक्लूजन, और ऑलरेडी गवर्नमेंट ने अभी से ही काफ़ी सारे ऐसे प्रोग्राम्स को आइडेंटिफाई कर लिया है जो एसडीजी गोल्स के पार्ट बनेंगे। तो वे फॉरवर्ड में क्या आता है? वे फॉरवर्ड में आता है कि देखिए गवर्नमेंट ने कुछ तो संकेत ऐसे दिए हैं कि सिविल सोसाइटी की बात को वो सुनेंगे,
लेकिन देखिए ये कहते हैं कि गवर्नमेंट तो देखिए वॉलंटरी नेशनल रिव्यू में अपनी अच्छी ही पिक्चर पेश करेगी, एक साफ सुथरी पिक्चर पेश करेगी। वो जो एक प्रकार से निष्पक्ष पिक्चर नहीं पेश करेगी, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स उनको फेस हुई, कौन कौन से चैलेंज उनके सामने हैं। और जब तक ये देखिए ट्रू पिक्चर फेस नहीं होगी तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर जो प्रोग्रेस है उनको सही ढंग से उनका मूल्यांकन नहीं होगा। ऐसा ये आर्टिकल कह रहे हैं। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।